चलिए देखिएगा सीडीपी के अंतर्गत जो है अभी हम लोग सिलेबस के स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं। इसका कारण ये है कि अभी मैं सिलेबस को स्टार्ट नहीं किया हूं। ठीक है, सिलेबस से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बच्चों के विकास के बारे में, ठीक है, यानी बच्चों के विकास, उनके वृद्धि, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से जो भी इसकी वृद्धि होती है, सांस्कृतिक जो पहुंच है उसके अंदर, या मानसिक रूप से जो वृद्धि उसकी हो रही है, ठीक है, इन विकासों के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है कि पेडागोजी एक बेसिकली एक अध्ययन है जिसमें हम बच्चों के मानसिक से लेकर शारीरिक और शारीरिक से लेकर आध्यात्मिक विकास या सामाजिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें पहले तो ये समझिएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है अमेरिका से हुई है। ठीक है, अब अमेरिका से जब इसका अध्ययन किया गया तो अध्ययन के साथ हमें ये बात पता चला कि जब कोई बच्चा, ठीक है, अपने जन्म के साथ जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके मानसिक स्थिति को किस तरीके से मजबूती मिलती है, या शिक्षा के क्षेत्र में वो कैसे काम कर सकता है उसके, या किसी भी क्षेत्र में। अब समझिएगा एक बात कि अगर भारत या किसी देश का विकास करना है तो वहाँ के बच्चे जो होंगे अगर मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे या शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो उनका जो उसके कारण जो पूरा का पूरा क्षेत्र का विकास होगा वो अद्वितीय होगा। ठीक है, अब इसी के संबंध में हम सीडीपी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसे अवस्था में समझिएगा कि जो हमारा एक टॉपिक है आज विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन, इससे पहले मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद यहाँ तक लेकर चलूंगा आपको। ठीक है, तो इस पे देखिए, कल का जो टॉपिक था मेरा, कल मैं प्रकृतिवाद के बारे में बात कर रहा था। प्रकृतिवाद क्या है, ठीक है, तो समझिएगा प्रकृतिवाद के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रकृतिवाद किसे कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर समझेंगे एक बात कि हम टॉपिक जो लेकर चल रहे हैं वो है विचारधारा। ठीक है, विचारधाराओं के अंतर्गत जैसे कि दर्शन शास्त्र जो होता है, या जो व्यक्ति अपने स्तर पर बच्चों के लिए सोचता है कि किस प्रकार से बच्चे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्तियों ने अपना विचारधारा प्रस्तुत किया, इसी को हम विचारधारा कहते हैं। ठीक है, इन विचारधाराओं के प्रकार में हम 3 प्रकार के विचारधाराओं को पढ़ रहे हैं। एक है आदर्शवाद, दूसरा है प्रकृतिवाद और तीसरा है प्रयोजनवाद। ठीक है, आदर्शवाद मैंने अभी 2 दिन की क्लास में पढ़ा दिया है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकृतिवाद, समझते हैं प्रकृतिवाद को, और उसके बाद प्रयोजनवाद के पास चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद तीनों का मैं एक तुलनात्मक अध्ययन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा प्रकृतिवाद क्या है, बेसिकली क्या है, प्रकृतिवाद किसे कहेंगे। ठीक है, देखिएगा एक विचारधारा या दर्शन शास्त्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति यह समझे कि कोई व्यक्ति का विकास प्रकृति से जुड़कर या प्रकृति के स्तर पर मजबूती तौर पर होने लगे, यानी कि अगर एक व्यक्ति है, कोई भी एक मनुष्य है, वो अपने जन्म के साथ ही, आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देने वाले बहुत सारे प्रभुत्व व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी हम जब ये शब्द कहते हैं कि जन्म से लेकर मरण तक जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति प्रकृति के साथ निश्चित दूरी के साथ रहता है, ठीक है, तो उससे हम ये मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ होता है, प्रकृति के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी हमें जो भी चीजें भौतिक अवस्था में प्राप्त होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोले कि फर्नीचर है हमारे पास, हमारी लग्जरी लाइफ के लिए हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास घर है, तो सब कुछ कहाँ से बना है, प्रकृति से बना है। तो जब जो लोग यह मानते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इस पूरे विचारधारा को हम प्रकृतिवाद कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृतिवाद में मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि प्रकृतिवाद को मानने वाले कुछ समर्थकों का नाम आप याद रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा कि प्रकृति ईश्वर की देन को पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन मानता है। ठीक है, यानी इसमें यह माना जाता है कि आत्मा कुछ भी नहीं होती है, सब कुछ प्रकृति होता है और प्रकृति ही सब कुछ देता है। ठीक है, उसी के साथ देखिएगा प्रकृति का एक सिद्धांत है, जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार करना ही प्रकृतिवाद है। यानी आध्यात्मिक को छोड़ दीजिए, आप अध्यात्म को छोड़ दीजिए पूरी तरीके से, आत्मावाद या फिर मन को छोड़ दीजिए, प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति के हिसाब से चलिए और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसे कहा जाता है प्रकृतिवाद के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब इसमें देखिएगा प्रकृतिवाद के समर्थक कौन कौन है जो प्रकृतिवाद को मानते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मानेगा, जो आपको याद रखना है, वो है रूसो। ठीक है, तो रूसो के बारे में बहुत बार पूछा गया है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके अंतर्गत, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं लगातार। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा समर्थकों में रूसो का नाम आता है कि रूसो जो है यह प्रकृतिवाद को मानता है। ठीक है, दूसरा सैमुअल, हांस, लेमार्क, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ये सभी व्यक्ति वो है जो प्रकृतिवाद को मानते हैं या प्रकृतिवाद पे विश्वास करते हैं। इसमें एक व्यक्ति ये है अरस्तु, जो आदर्शवाद को भी मानता है और प्रकृतिवाद को भी मानता है।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया प्रकृतिवाद क्या है और उसको मानने वाले व्यक्ति कौन है। ठीक है, एक से दो बार जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आप दो तीन व्यक्तियों का नाम याद रखें तो कम से कम रूसो का नाम याद रखें, अरस्तु का नाम याद रखें और सैमुअल का नाम याद रखें। तीन व्यक्तियों का नाम जो प्रकृतिवाद को समर्थित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में, प्रकृतिवाद और शिक्षा का क्या संबंध है। ठीक है, यानी शिक्षा के सब्जेक्ट में या विषय में ये व्यक्ति जो हैं, जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति हैं या फिर यहाँ पर शिक्षा शास्त्री हैं, वो क्या मानते हैं कि प्रकृतिवाद और शिक्षा का क्या संबंध है। ठीक है, देखिएगा प्रकृतिवाद व शिक्षा। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बता दूं, पहले हम शिक्षा पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे और विद्यालय पढ़ेंगे। यानी प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रकृतिवाद के अनुसार कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी के अनुसार कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, और विद्यार्थी का संबंध प्रकृतिवाद से कैसा होना चाहिए और उसके बाद विद्यालय कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे तो समझिएगा शिक्षा क्या है, या फिर रूसो के अनुसार शिक्षा क्या है। यहां पर आप याद रखेंगे रूसो के अनुसार। देखिएगा प्रकृतिवाद का सीधा संबंध यह कहा गया है कि प्रकृति जो है यही सब कुछ देती है, इसके अलावा कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो प्रकृति में उपलब्ध ना हो। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा कि शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य का विकास उसके प्रकृति के अनुसार ही करती है। ठीक है, रूसो के अनुसार याद रखिएगा कि शिक्षा क्या है, तो मनुष्य की जैसी प्रकृति होगी उसका विकास वैसे ही होगा, लेकिन ये कौन करके देगा, प्रकृति करके देगा। ठीक है, यानी अगर आप किसी क्षेत्र में रहते हैं और आसपास जो है पूरी तरीके से प्रकृति आपका, देखिए अगर आप शहर में रहते हैं तो आपकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, शहरी प्रकृति के हो जाएंगे आप। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की, तो जैसी जगह पर शिक्षा आप प्राप्त करेंगे आप वैसे ही बदल जाएंगे। यही स्टेटमेंट याद रखिएगा कि मनुष्य का जो विकास है वह उसकी प्रकृति के अनुसार होता है, यानी आसपास के जो वातावरण है उसके अनुसार ही, उसके परिवेश के अनुसार ही उसका विकास हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे में याद रखिएगा कि उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो यही दर्शाया जाता है प्रकृतिवाद में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा हानले के अनुसार ज्यादा परिभाषा पर जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि परिभाषा हमारे लिए नहीं आता एग्जाम में, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दो शब्द में परिभाषा प्रतिस्फुटित किया गया है या फिर शामिल किया गया है तो उसको थोड़ा सा सुनेंगे बस। ठीक है, तो देखिएगा शिक्षा मनुष्य के लिए उसके जीवन को विकसित करने का माध्यम है। ठीक है, तो हानले ने कहा है, याद रखिएगा, कि शिक्षा किसी भी मनुष्य के लिए उसके जीवन को विकसित करने का एक माध्यम है, और अगर उसके जीवन में शिक्षा नहीं है तो प्रकृतिवाद के अनुसार वह शिक्षित नहीं हो पाएगा और उसका जीवन जो है विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, याद रखिएगा, प्रकृतिवाद और शिक्षा के संबंध में परिभाषा के लिए। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि जब हम शिक्षा के स्वरूप को समझते हैं तो शिक्षा की उपयोगिता क्या होगी, शिक्षा की उपयोगिता। ठीक है, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा होनी कैसे चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपसे कहा जाए कि शिक्षा का संबंध, जैसे आप यह भी कह सकते हैं कि जैसे देखिए अगर मैं बोलूं कि आपको जो है भूगोल नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भूगोल आपको नहीं पढ़ना चाहिए परंतु आपको पसंद है भूगोल पढ़ना, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जैसा विद्यार्थी चाहता है। ठीक है, अब विद्यार्थी की स्वतंत्रता का भी एक लिमिट होता है, विद्यार्थी को बलपूर्वक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया अभी कि जो सीडीपी है ये पूरी तरीके से बच्चों के बारे में है। ठीक है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसको क्या क्या पढ़ाना है और उसके पढ़ने का तरीका क्या क्या होना चाहिए। क्या बलपूर्वक आप मारते पीटते उसको पढ़ा सकते हैं?
नहीं पढ़ा सकते। उसी प्रकार समझिएगा कि शिक्षा की उपयोगिता में यह बात कहा जा सकता है कि शिक्षा विद्यार्थी के स्वतंत्रता के साथ होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो शिक्षा होगा वो कैसा होना चाहिए, जैसा विद्यार्थी चाहता है उस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और चूंकि प्रकृतिवाद की शिक्षा के प्रबल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर एक बात समझिएगा कि शिक्षा की जब बात की जाती है तो शिक्षा का सीधा सा अर्थ होता है कि आप प्रकृति के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करें। प्रकृति के साथ शिक्षा, ठीक है, तो प्रकृति के साथ शिक्षा की बात की जाती है, उसी के अनुरूप जो है शिक्षा आपकी प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पुस्तकी ज्ञान से भर दिया जाए, ठीक है, तो समझिएगा यह शिक्षा नहीं होगी। ये आपके रिजल्ट को बनाने का एक तरीका हो गया कि आपको बोला जाए मारपीट करके कि 10th में अच्छी रिजल्ट आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो पुस्तकी ज्ञान का विरोध करना, यही है प्रकृतिवाद का और शिक्षा का महत्व। ठीक है, यानी पुस्तकी ज्ञान से बेहतर है कि आप प्रकृति के संबंध में शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, तो पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है प्रकृतिवाद में, याद रखिएगा, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध होना। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा बालक की स्वतंत्रता पर बल देना। ठीक है, बालक की जो स्वतंत्रता है इस पर बल देना। ठीक है, मुख्य तौर पर याद रखिएगा, और प्रकृति का अनुसरण करने पर बल देना। ठीक है, अंतिम तौर याद रखिएगा, प्रकृति का अनुसरण करना, प्रकृति का अनुसरण करने पर बल देना। ऐसे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ऐसे दर्शन शास्त्री हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा आग की तरफ जा रहा है तो उसको छोड़ दो, जब जलेगा तो खुद समझ जाएगा। यही प्रकृतिवाद है, समझिएगा। ठीक है, यानी बच्चे को आप अगर 4 दीवार के अंदर विद्यालय में पढ़ाते हैं तो गलत करते हैं। बच्चा को वहां पढ़ाइए जहां पर कोई दीवार ना हो, ये प्रकृतिवाद है। ठीक है, प्रकृतिवाद यह बोलता है कि बच्चे को खुद से सीखने दीजिए। और यहां पर समझिएगा, जब आप शिक्षक की बात करेंगे प्रकृतिवाद के अंदर, तो शिक्षक का यहां पर गुण क्या होना चाहिए, तो शिक्षक आपको केवल पर्दे के पीछे छिपकर देखने वाला होना चाहिए, ना कि आपको इंस्ट्रक्शन दे, ना ही आपको कुछ सिखाए, बल्कि आप जो कर रहे हैं उसको देखते रहें। ठीक है, यह शिक्षक की वैल्यू है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, जब आप आदर्शवाद पढ़ेंगे तो शिक्षक की वैल्यू बढ़ जाती है, जब आप प्रकृतिवाद पढ़ेंगे तो शिक्षक प्रकृति हो जाता है, और जब आप प्रयोजनवाद पढ़ेंगे तो आप सीधे से पर्दे के पीछे चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए पूछा जाता है कि किस में शिक्षक की महत्ता ज्यादा दर्शाई गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो प्रकृतिवाद और शिक्षा के संबंध में आप केवल इतनी ही बातें याद रखेंगे कि शिक्षा के संबंध में प्रकृतिवाद क्या है, तो यह है कि शिक्षा विद्यार्थी के स्वतंत्रता के साथ होनी चाहिए, यानी कि इसके पे बल दिया गया है कि जो विद्यार्थी है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, जैसा पढ़ना चाहे वैसा पढ़ाएं आप उसको। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, प्रकृति के साथ शिक्षा, यानी प्रकृति के अनुसरण के साथ शिक्षा देना। ठीक है, तीसरा है पुस्तकी ज्ञान न थोपना उसके ऊपर, यानी पुस्तक का ज्ञान पूरी तरीके से न थोपना, और प्रकृति का अनुसरण करने पर बल देना, यानी प्रकृति जो आपको सिखाता है उसको सीखने के लिए बल देना। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक हैं, याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित है ये। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट, अब यहां पर थोड़ा हम समझेंगे शिक्षा के बाद पाठ्यक्रम के बारे में। देखिएगा यहां पर कौन कौन से पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है प्रकृतिवाद में। ठीक है, तो देखिएगा प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है इसमें प्रकृति को ही शामिल किया गया केवल। ठीक है, जिसमें 6 सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है पाठ्यक्रम में, याद रखिएगा। प्रकृतिवाद के अंतर्गत देखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वरूप हैं पाठ्यक्रमों में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में केवल बात करूंगा मैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर नाम याद रखिएगा, कमेनियस के अनुसार, कमेनियस के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो 4 मुख्य बिंदु है इसके। ठीक है, सबसे पहला बिंदु है कि आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना, यानी पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य का संबंध होना। ठीक है, दूसरा है आपका
भूगोल की शिक्षा, तीसरा है आपका खेलकूद की शिक्षा, यानी पाठ्यक्रम में खेलकूद को शामिल करना, ठीक है, और चौथा है प्रकृति निरीक्षण, प्रकृति का निरीक्षण करना, ठीक है। तो ये कमेनियस के अनुसार याद रखिएगा प्रस्तावित पाठ्यचर्या है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, अगर इतना ही याद रखिएगा कि पाठ्यक्रम में, ठीक है, प्रकृति में देखिए पाठ्यक्रम, अब अगर यही चीजें अगर आप आदर्शवाद में पढ़ते तो आप पढ़ते नैतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा और कलात्मक शिक्षा, ये आदर्शवाद के अंदर आता है, ठीक है। नैतिक शिक्षा की बात करेंगे तो समझिएगा कि जो नैतिक शिक्षा है वो यह बोलता है कि आपकी नैतिकता का अनुसरण हो, ठीक है, या नैतिक का वृद्धि हो, ठीक है। बौद्धिक की बात करेंगे, यहाँ पर आपका गणित भी शामिल किया गया, साइंस भी शामिल किया गया, ठीक है, तो ये बौद्धिक शिक्षा हो गई। इसके अलावा कलात्मक शिक्षा में बात करें तो आपका संगीत हो गया, चित्रात्मक शिक्षा हो गया, ठीक है। तो ये आदर्श शिक्षा कुछ अलग बताता है। और प्रकृति में पाठ्यक्रम की जो चर्चा होती है प्रकृतिवाद में, इसमें शिक्षा ये बोली जाती है कि आप देखिए ऐसे, अच्छा एक बात आपको पता होगा कि जैसे अगर हम लोग साइंस लेते हैं तो हमें प्रयोगशाला में जाना होता है, ठीक है, लेबोरेटरी में जाना होता है, हम लैब में जाते हैं, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लेबोरेटरी किसका होता है, साइंस वाले का या आर्ट्स वाले का? आर्ट्स का तो कोई प्रयोगशाला होता नहीं है, नहीं होता है ना। लेकिन समझिए कि सबसे बड़ा प्रयोगशाला जो है वो आर्ट्स का होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए, आप सब्जेक्ट को थोड़ा कंपेयर कीजिएगा, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन, आप भौतिक पढ़ते हैं, ठीक है, और आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको जो भी पढ़ना है, एक कमरे के अंदर आपके पास सारी चीजें मिल जाएंगी, यानी चाहे आप रसायन की बात कर लें, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लें, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं आर्ट्स के बारे में तो समझिएगा, एक आर्ट्स पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है, अगर वो सोशियोलॉजी पढ़ता है, पूरा समाजशास्त्र, तो पूरे समाज के बारे में पढ़ता है, ठीक है। भूगोल पढ़ता है तो पूरे पृथ्वी के बारे में पढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके लिए हर जो प्रयोगशाला है वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ठीक है। और ये दर्शाया गया आपके प्रकृतिवाद में। यही कारण है कि यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट दे दिया गया ताकि आप प्रकृति को समझ पाए, ठीक है। यानी प्रकृतिवाद में भूगोल का सबसे बड़ा महत्व होता है, याद रखिएगा, ताकि आप प्रकृति को समझे, प्रकृति कैसे बनी है, प्रकृति आपको क्या देती है और प्रकृतिवाद कैसे कार्य करता है, ठीक है। चलिए, तो यही कारण है कि प्रकृतिवाद का अपना पाठ्यक्रम दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य, भूगोल, खेलकूद और प्रकृति निरीक्षण जैसे 4 सब्जेक्ट बताए गए हैं इसमें, ठीक है। अब देखिएगा शिक्षण विधि, आपने सुना होगा पढ़ाने की एक विधि होती है, ठीक है। शिक्षण विधि पढ़ाने की एक विधि होती है, याद रखिएगा। जैसे कल मैंने बताया था, आगमन और निगमन विधि हो गया, विश्लेषण विधि हो गया, ठीक है, व्याख्यान विधि हो गया, ऐसे बहुत सारे विधि होते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि जब हम शिक्षण विधि प्रकृतिवाद के लिए जोड़ते हैं, ठीक है, यानी शिक्षा के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा के लिए हमारे पढ़ाने का तरीका होगा वही क्या है, शिक्षण विधि है, ठीक है। अब शिक्षण विधि में कौन कौन सी विधि को यहां पर अप्लाई किया जाता है प्रकृतिवाद में, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला है, देखिएगा, शिक्षण विधि का जो सबसे बड़ा संबंध है, ठीक है, शिक्षण विधि के अंतर्गत, ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा रूसो के अनुसार सबसे बड़ी बात कही गई है। और आपको हमेशा अपने दिमाग में एक बात बांधनी है कि जब भी मैं बोलूं प्रकृतिवाद तो आपके दिमाग में रूसो का नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। जब भी मैं बोलूं प्रयोजनवाद तो आपके नाम आना चाहिए जॉन डीवी, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं 7-8 लोगों का नाम बताऊंगा आपको, आपके दिमाग में ना ये हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये वागोत्स्की की बात करेंगे, एक रशियन वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा जॉन डीवी अमेरिकन है, तो आपको प्रॉपर इनके बारे में जानना होगा कि ये कहाँ से संबंधित है और ये किस वाद को मानते हैं। जैसे व्यवहारिक वाद हो गया, देखिए वादों में भी बहुत सारे वाद होते हैं, मुख्य रूप से 3 वाद होते हैं, आदर्शवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद। लेकिन इसके अलावा अगर आप बोलेंगे कौन सा वाद, व्यवहारिकवाद, ठीक है, या क्रियावाद, या फिर प्रत्ययवाद, या फिर प्रयोगवाद, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाद होते हैं। तो इन्हीं से निकले हैं अलग अलग वाद, ये 3 मुख्य वादों से नए नए वाद निकले हैं, रचनात्मक वाद, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का नाम आपको सुनना है और उसके बारे में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि वागोत्स्की जो है ये किस वाद को समर्थक थे या किस वाद को मानते थे, ठीक है। प्लेटो जो है, अरस्तु जो है, ये किस वाद को मानते हैं, ठीक है। तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा, अगर आपने वादों को थोड़ा सा याद रख लिया कि कौन सा विचारधारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका 1 नंबर फ्री में मिल रहा है ये, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा शिक्षण विधि में सबसे पहले याद रखिएगा शिक्षण विधि के 5 रूप बताए गए हैं, ठीक है, किसके अनुसार, रूसो के अनुसार।
ठीक है। तो रूसो के अनुसार शिक्षण विधि याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा पहला है प्रकृति के अनुसार शिक्षा। प्रकृति के अनुसार शिक्षा, ठीक है। यानी प्रकृति का जो संबंध है वो सीधे से शिक्षा से होनी चाहिए। दूसरा है मनोरंजन शिक्षा। मनोरंजन शिक्षा। और तीसरा है याद रखिएगा स्वचलित आत्मक्रिया, ठीक है। स्वचलित आत्मक्रिया। और उसके बाद देखिएगा नकारात्मक शिक्षा। नकारात्मक शिक्षा, ठीक है। और उसके बाद आगमनात्मक शिक्षा। आगमनात्मक शिक्षा, ठीक है। मतलब जो आपको आता है उसी से हम आपको शिक्षित कर देंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये जो 5 तरीके हैं याद रखिएगा रूसो के अनुसार कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब देखिए इसका संबंध क्या है या क्वेश्चन में कैसा पूछा जा सकता है। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा कि रूसो के अनुसार 5 प्रकार की शिक्षा कौन से है, क्योंकि आपको ऑप्शनल जाना है और ऑप्शनल में याद रखिएगा केवल पूछा जाता है जैसे अब इसका पूरा प्रामाणिकता क्या होता है, आपके आदर्शवाद के साथ अगर आप तुलना कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनने लगेगा। अगर आपने आदर्शवाद के साथ तुलनात्मक रूप से नहीं पढ़ा इसको तो आपसे नहीं बनने वाला है, चाहे आप जितना भी इसको थ्योरी में पढ़ लें, क्योंकि थ्योरी क्या होता है आपके दिमाग में लगातार लेयर टू लेयर बैठता है और नीचे से लेयर गायब होने लगता है, ठीक है। थ्योरी के साथ ये दिक्कत है। तो ऐसे में याद रखिए अगर आपने पढ़ लिया है केवल कि पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि रूसो के 3 सिद्धांत भी दिए गए हैं शिक्षण विधि में, 3 सिद्धांत, इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं रूसो के द्वारा, ठीक है, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि शिक्षण विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है छात्र का विकास सिद्धांत, यानी प्रकृति की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र का विकास हो सके, ये पहला सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिकता का सिद्धांत। व्यक्तिकता का सिद्धांत, ठीक है, ये व्यक्तिकता का सिद्धांत है। और उसके बाद याद रखिएगा विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, ठीक है। ये 3 सिद्धांत दिए गए हैं, ये भी रूसो के द्वारा दिए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत रूसो के द्वारा बताया गया है। तो याद रखिएगा रूसो ने ये 3 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। आपके दिमाग पे ये आएगा कैसे, समझिए, प्रकृति है, ठीक है, प्रकृतिवाद है। और प्रकृतिवाद हमेशा क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी निखर सकता है या आ सकता है जब प्रकृति उसके साथ होगा या प्रकृति के बाद वो बातों को समझेगा, ठीक है। यानी प्रकृतिवाद के अंतर्गत, ठीक है, प्रकृतिवाद के अंतर्गत किसी भी व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनालिटी है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को देखेंगे या समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर कोई व्यक्ति पशुपालन में आगे है या पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तो हो सकता है दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो किसी और क्षेत्र में होगा, ठीक है। तो इन सभी कारणों से याद रखिएगा कि ये तीनों सिद्धांत जो हैं ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। यानी प्रकृतिवाद में जो रूसो ने सिद्धांत दिया है और ये तीनों के तीनों प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस पूरे संदर्भ में याद रखिएगा कि छात्र का विकास सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है, छात्र का विकास, ठीक है। यानी छात्र का जो विकास होगा वो प्रकृति के साथ जुड़कर ही हो सकता है, ऐसा रूसो का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ नहीं सकता तो उसका विकास होना कहीं ना कहीं अधूरा हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 सिद्धांत है, एक विकास का सिद्धांत, दूसरा व्यक्तिकता का सिद्धांत और तीसरा है छात्र के विकास का सिद्धांत, ठीक है। याद रखिएगा ये 3 सिद्धांत। अब देखिएगा इसके बाद जो है शिक्षक के बारे में एक बात कही गई है, याद रखिएगा शिक्षक के बारे में अंतिम बिंदु है इसका। प्रकृतिवाद में शिक्षक का अस्तित्व, ठीक है। प्रकृतिवाद में शिक्षक का अस्तित्व क्या होता है ये समझिएगा। प्रकृतिवाद में
शिक्षक पर्दे के पीछे का व्यक्ति है, न कि निर्देश देने वाला सहायक। ठीक है, ये कहा गया है, याद रखिएगा कि प्रकृतिवाद में शिक्षक कैसा व्यक्ति होना चाहिए, पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, जो मुख्य रूप से क्या करता हो, तो ये पीछे पर्दे के पीछे रहकर केवल देखने वाला हो कि बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे के देखने या बच्चे के बारे में सिर्फ जानने या निरीक्षण करने के लिए वो पर्दे के पीछे रहे, सामने आकर बच्चे को इंस्ट्रक्शन ना दे, याद रखिएगा। तो बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शन देने वाला, एक बात याद रखिएगा, यानी यहां से क्या समझ में आता है हमको कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, यहां पर नकारात्मक, ठीक है, दूर रहने वाला। ठीक है, यानी बच्चों से वो दूर रहे, प्रकृति से सब कुछ सीखने को मिलेगा, और शिक्षक जो है पर्दे के पीछे रहे, छिप कर देखे केवल, और उसका क्या करे, तो केवल पर्दे के पीछे रहकर जो है वो निरीक्षण करे कि वो बच्चा जो है सही ढंग से अपना शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये है प्रकृतिवाद, याद रखिएगा, और ये शिक्षक का स्थान है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा आदर्शवाद में शिक्षक का महत्व अलग तरीके का है, प्रकृतिवाद में शिक्षक का महत्व कम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो आता है वो है प्रयोजनवाद, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा, ठीक है, आपने देखिए यहाँ पर जो है ना, फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा समझिएगा आपने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा एक बार कि बाल विकास और मनोविज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, इसमें शिक्षा शास्त्र के साथ जुड़कर जब हम विचारधाराओं को देखते हैं तो ऐसे में याद रखिएगा 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से विचारधारा को देखा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, और इसका सबसे बड़ा स्थान होता है दार्शनिक। ठीक है, देखिए दार्शनिक का मतलब आप समझते होंगे कि कोई व्यक्ति, अगर एक बात यहां पर समझिएगा, दर्शन शास्त्र क्या होता है मैं एक बार में समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैं 12 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, मैं 12 साल से पढ़ाई कर रहा हूं और 12 साल के बाद एक दिन में मैं आपको अपनी जानकारी देता हूं कि 12 साल में मैंने क्या क्या देखा है। यही दर्शन है मेरे अनुसार। मैंने जो पूरा का पूरा 12 साल बिताया है, आपको कुछ समय में मैं जब उस बारे में बात करता हूं तो वो दर्शन कहलाता है, याद रखिएगा। तो हर व्यक्ति का दर्शन अलग अलग होता है, यानी विचारधाराएं अलग होती हैं। कोई कहता है कि गिलास आधा खाली है, तो कोई कहता है आधा भरा हुआ है, यही दर्शन है। ठीक है, तो उसी के अनुरूप याद रखिएगा कि जो बाल विकास है, ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों की जो विकसित होने की क्षमता जो होती है, ये अलग अलग रूपों में होती है। कुछ लोग मानते हैं कि आदर्शवादिता के तौर पर बढ़ना चाहिए, कि बच्चा जो है आदर्शवाद के साथ जुड़े, और जो चीज आत्मा और मन के साथ जुड़कर चलता है वो आध्यात्मिक कहलाता है। और इस तरीके से बच्चे को आध्यात्मिक बनाने की बात, पूजा पाठ वाला आध्यात्मिक नहीं, याद रखिएगा। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से विकसित हो रहा है, तो अपनी आत्मा की बात सुनकर कि उसे क्या करना चाहिए, और इस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसको आदर्शवादिता कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा कि यदि अगर एक बच्चे का खुराक या खाना एक लिमिटेड होता है, कि बच्चा जो है अगर मान लेते हैं कि एक थाली खाना खाता है या कम खाता है उससे, ठीक है, तो अगर उसको कभी अच्छा खाना मिल गया तो वो ज्यादा खा लेगा, तो ये आदर्शवादिता नहीं है। आदर्शवादिता क्या होती है कि जिससे आपका शरीर जितना डिमांड करता है या जितना आपको भूख लगी है उतना ही खाइए, ठीक है, चाहे वो फ्री का क्यों ना हो। ठीक है, बात सुन में आ रही, ये आदर्शवादिता है। यानी आपके सोने का समय, आपके जीवन को जीने का तरीका, सब कुछ आदर्शवाद के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्शवाद है, याद रखिएगा पहला। ठीक है, आदर्शवाद तो देखिएगा पहला कहलाता है आदर्शवाद। दूसरा है, याद रखिएगा, प्रकृतिवाद, जो अभी आपने पढ़ा प्रकृतिवाद, और इन दोनों का मिला जुला रूप कहलाता है प्रयोजनवाद, याद रखिएगा। ठीक है, यानी प्रयोजनवाद क्या है, आदर्शवाद, और प्रकृतिवाद को मिला जुला रूप को हम प्रयोजनवाद कहते हैं। ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार प्रयोजनवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसको क्रियावाद भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रियावाद का सीधा सा असर होता है, याद रखिएगा, कि जब हम आदर्शवाद को मानकर और साथ ही साथ आपके प्रकृतिवाद को मानकर, ठीक है, जब उसमें कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करने का मतलब प्रयोगवाद। ठीक है, तो प्रयोजनवाद एक प्रकार से प्रयोगवाद है, और इसमें हमेशा याद रखिएगा उदाहरण को जानने के लिए पहले प्रयोग किया जाता है और उसके बाद उसका उदाहरण तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, प्रयोजनवाद कहलाता है। जॉन डीवी ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा, हालांकि इससे पहले सिमलर ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, और इससे पहले आप याद रखेंगे थोड़ा सा, विलियम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने प्रयोजनवाद की शुरुआत की थी लेकिन इसका विस्तार नहीं किया था। जॉन डीवी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया और आगे जाकर इसका विस्तार कर दिया, और जॉन डीवी जो है वो अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, अब ऐसे में देखिएगा प्रयोजनवाद के संबंध में 3 मुख्य बातें आपको जानना होगा। ठीक है, प्रयोजनवाद के संबंध में 3 मुख्य बातें। तो यहां तक तो बातें क्लियर हुई आपको कि आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमने आदर्शवाद देखा,
ठीक है। आदर्शवाद के समर्थन के बारे में देखा कि आदर्शवाद को कौन कौन समर्थन करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आदर्शवाद और शिक्षा का संबंध क्या है, ठीक है, यानी कि आध्यात्मिक विकास, आत्मानुभूति, सत्यम शिवम सुंदरम का विकास होना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये फिल्मी नहीं है, याद रखिएगा। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब क्या होता है? सत्यम मतलब होता है बौद्धिक, ठीक है, शिवम मतलब होता है नैतिक, और सुंदरम का मतलब होता है आपका कलात्मक, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि अगर हम लोग देखें तो आदर्शवाद या मूल सिद्धांत इसका रखा गया है आदर्श मूल्य, जैसे भावात्मक विकास होना, मानसिक विकास होना और संकल्पात्मक विकास होना, ठीक है। यह आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। जैसे अभी हमने शिक्षा के 3 भाव देखे अभी, ठीक है, सिद्धांत देखे, उसी प्रकार समझिएगा आदर्शवाद में जो है पाठ्यक्रम कैसा रखा गया है, तो सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार पाठ्यक्रम रखा गया है। जैसे बौद्धिक में साहित्य, दर्शन, विज्ञान, भाषा, इतिहास, गणित और भूगोल। शिवम में नैतिक आता है, नैतिक में आध्यात्मिक ज्ञान, राजनीति संबंधी ज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति, ठीक है। उसके बाद सुंदरम में आता है कलात्मक, जिसमें कलात्मक संबंधी रचना, संगीत, काव्य निर्माण और रचनाएं, ठीक है। ये 3 पाठ्यक्रम है, याद रखिएगा। इसके बाद नन के अनुसार पाठ्यक्रम अलग बताया गया था। साहित्यिक में सौंदर्यात्मक और शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक को अलग रखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा इसके अनुसार जो है शिक्षण विधि क्या था, तो ये आपने सुना होगा। शिक्षण विधि जो है, अभी हमने देखा शिक्षण विधि का तरीका देखा, तो आदर्शवाद में भी शिक्षण विधि का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसमें बताया गया है प्रश्नोत्तर विधि, यानी प्रश्न करके जो है बच्चों से इंटरेक्ट होना, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपके घर के आसपास जो है आपने क्या क्या देखा हुआ है, ठीक है, तो वो बताएंगे लाइट है हमारे घर के पास, पोल खंबा है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें वो बताएंगे। तो धीरे धीरे हम उसी प्रश्न के द्वारा ही क्या कर लें, उनके मुंह से उत्तर निकलवा लें, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद दूसरा जो है संवाद विधि, हम बात कर करके किसी टॉपिक के ऊपर क्या करें, उसको पढ़ाने की कोशिश करें, जैसे आप बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, तो ये ग्रुप डिस्कशन होता है संवाद विधि। आगमन और निगमन विधि, याद रखिएगा, हम गणित में और साइंस में प्रयोग करते हैं इसको, आगमन और निगमन विधि को, ठीक है, जिसमें हम उदाहरण देकर नियम समझाते हैं या फिर नियम बताकर उदाहरण समझाते हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले उदाहरण दे दूंगा आपको, जैसे मैं बर्फ के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आगमन निगमन विधि जो है यहाँ पर कार्य करता है। और उसके बाद देखिएगा अभ्यास, प्रशिक्षण और उसके बाद क्रिया विधि, ठीक है, पेस्टोलॉजी के अनुसार, निर्देशन विधि हर्बर्ट के अनुसार, खेल विधि फ्रोबेल के अनुसार और तर्क विधि हीगल के अनुसार। इन सभी लोगों ने ये आदर्शवाद वाले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आदर्शवाद के अंतर्गत 5 गुण कौन कौन से विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए? उच्च संकल्पी, देखिए आदर्शवाद की जब बात करते हैं ना, देखिए वहां पर विद्यार्थियों के गुण हमने क्या देखा था, प्रकृति के साथ जुड़ने वाला। यहां पर आप आदर्श ज्यादा पढ़ेंगे, देखिएगा कि उच्च संकल्प वाला आदर्शवादी, ठीक है। दूसरा निर्णय लेने में सक्षम होना, ठीक है, कोई भी बात जब करे वो तो निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। न्यायप्रिय होना चाहिए, ठीक है, झूठ ना बोले। उसी प्रकार गुरु भक्त होना चाहिए, जैसे वहां देखिए हमने गुरु का कोई अस्तित्व ही नहीं पढ़ा, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए। और विनयशीलता, सर्वहितकारी और सदचरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर ये आदर्शवादी कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए, तो चरित्र का निर्माण करने वाला, ज्ञान देने वाला, विचार रखने वाला और क्रियात्मक रूप से, ये आदर्शवादिता के तरीके से ज्यादा आपको चीजें यहां पर ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। अब इसी के बाद देखिएगा प्रकृतिवाद, तो प्रकृतिवाद आज आपने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो है सारी चीजें आपने पढ़ा आज। समर्थक, इसके बाद आता है, याद रखिएगा, प्रयोजनवाद। देखिएगा प्रयोजनवाद के बारे में थोड़ा सा, प्रयोजनवाद देखिएगा प्रयोजनवाद जो है यह एक तरीके से यह कहना चाहिए कि सीडीपी में या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में इस विचारधारा का जो अलग ही अस्तित्व होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विकसित या इसे कहा जाता है कि सबसे नया वाद है ये, ठीक है, यानी सर्वाधिक नया विचारधारा, इसे सबसे नया विचारधारा कहा जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है प्रैग्मैटिज्म, ठीक है, प्रैग्मैटिज्म यानी प्रयोजनवाद। अब देखिए इसका जो संबंध है वो है प्रैग्मैटिज्म, ठीक है। प्रैग्मा का सीधा सा अर्थ होता है प्रयोजन, ठीक है, जिसे आप प्रयोग कह सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं, ठीक है।
और टिज्म यहां पर क्या है, वाद है। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं, यहां पर समझेगा कि प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के दोनों के विश्लेषण प्रयोजनवाद में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी दोनों का जो दोनों की जो शिक्षा स्थिति है, यानी दोनों की जो वैल्यू है, वो आपको प्रयोजनवाद में मिलती है। और इसीलिए जो है याद रखिएगा, सबसे बड़े समर्थक जो हैं वो कौन है, जॉन डीवी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जॉन डीवी का नाम। ठीक है, सबसे बड़े समर्थक का नाम जॉन डीवी है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा, इसके संबंध में आपको दो बातें याद रखनी है। ठीक है, कि जॉन डीवी जो है अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, और एक व्यक्ति ही याद रखिएगा, सीलर। सीलर ये है आपके इंग्लैंड से संबंधित। ठीक है, जॉन डीवी अमेरिका से और सीलर है आपका इंग्लैंड से। ठीक है, अब सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें कि प्रयोजनवाद का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो या फिर प्रयोजनवाद जो है सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखिएगा, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। ठीक है, नाम है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, सबसे पहले दिया था, लेकिन इसने विस्तार नहीं किया था। इसको विस्तार किसने किया है, जॉन डीवी और सीलर ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो सीरीज है ना, प्रयोजनवाद की सीरीज जो है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने इसे शुरुआत किया और विलियम जेम्स ने इसे आगे बढ़ाया। विलियम जेम्स ने इसे बढ़ाया और इसी को विस्तृत किया किसने, जॉन डीवी और सीलर ने किया हुआ है। ठीक है, तो ये चार लोग के नाम आप याद रखेंगे, प्रयोजनवाद का संबंध इससे है। ठीक है, और इसी को आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। अब देखिएगा, एक से दो लोगों के कुछ मैं परिभाषा आपको बता दूं। ठीक है, जेम्स के अनुसार एक परिभाषा याद रखिएगा कि प्रयोजनवाद जो है क्या है। ठीक है, किसे प्रयोजनवाद कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, प्रयोजनवाद के संबंध में प्रयोजनवाद मस्तिष्क के अंतर्गत मस्तिष्क के स्वभाव कर लेते हैं, स्वभाव का मनोवृत्ति है। ठीक है, प्रयोजनवाद मस्तिष्क के स्वभाव का मनोवृत्ति है। इसको आप एकदम सरल शब्दों में समझ सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, कि देखिए, ये प्रकृतिवाद को ही मानता है और आदर्शवाद को ही मानता है। इसका मतलब ये है, यह मानता है कि आप किताब में जो लिखे हो मैं वो नहीं जानता, मैं जो करूंगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वही है प्रयोजनवाद। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कि आप जो पहले से निर्धारित करके मुझे किताब में देते हो पढ़ने के लिए, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं उसी पर विश्वास करूंगा जिसका रिजल्ट मेरे सामने होगा। ये प्रयोजनवाद है। यही है कि मस्तिष्क के स्वभाव का मनोवृत्ति, यानी आपका दिमाग यह बात मानने को तैयार नहीं होता कि पीला रंग लाल कैसे हो गया, जब तक मेरे सामने ये ना हो जाए या मैं जिस पर भरोसा ना कर पाऊं तब तक मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा। और याद रखिएगा, ये रिजल्टवाद भी कहा जाता है, यानी कि इसे फलवाद भी कहा जाता है। फलवाद क्यों, जब तक ये रिजल्ट दिखता है तब मैं इस पर विश्वास करता हूं, इसलिए इसको फलवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रयोगवाद, फलवाद, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे फलवाद भी कहते हैं और प्रयोगवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में यही कहा जाता है, याद रखिएगा, कि पूर्व निर्धारित ज्ञान को ना मान करके, ठीक है, पूर्व निर्धारित ज्ञान को ना मानकर उदाहरण व क्रियात्मक पहलू से प्राप्त परिणाम पर
विश्वास ही प्रयोजनवाद है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद का एकदम सरल सा, ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ये जस्ट समझिए एक तरीके से कि पूर्व निर्धारित ज्ञान को ना विश्वास करके, यानी जब आप कुछ पहले से लिखा हुआ है उसको विश्वास नहीं करेंगे, जो भी सामने है आपके या जो परिणाम निकल कर आ रहा है किसी भी क्रिया के बाद उस पर विश्वास करेंगे, यही प्रयोजनवाद है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद जो है बहुत सरल तरीके से आप समझ पाएंगे कि प्रयोजनवाद किसे कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसे हम प्रयोजनवाद कहते हैं, समझिएगा प्रयोजनवाद। अब देखिएगा प्रयोजनवाद के जो है कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद की विशेषताएं समझिएगा इन विशेषताओं को। तो सबसे पहला एक विशेषता है, याद रखिएगा, पूर्व निर्धारित ज्ञान का विरोध। पूर्व निर्धारित ज्ञान का विरोध करता है कौन? प्रयोजनवाद। ठीक है, साथ ही साथ यह क्रिया आधारित विचार है, क्रिया आधारित विचार है। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा कि यह जो है बहुतत्ववादी विचारधारा से संबंधित है, बहुतत्ववादी विचारधारा। ये एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। अभी तक छात्र अधीक्षक का जब भी एग्जाम हुआ है उसमें कभी सीडीपी नहीं आया है, तो मैं ये जो बोलता हूं कि एग्जाम में आया हुआ था, तो याद रखिएगा टीचर के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छात्र अधीक्षक का पहली बार सिलेबस बदल दिया गया है। ठीक है, तो अब सिलेबस में ये डाला गया है, याद रखिएगा। चूंकि आपके सीडीपी को पढ़ना सिर्फ छात्र अधीक्षक के लिए संबंधित है, तो ऐसे में ये टॉपिक्स जो है, जैसे कभी कभी बता दिया गया कि ये एग्जाम में आया था, तो याद रखिएगा वही एग्जाम के वही क्वेश्चन आपको हूबहू देखने के मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब बोलूं मैं कि एग्जाम में आया था तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यह बताया, ये पूछा गया था कि प्रयोजनवाद सिद्धांत के अंतर्गत क्या गलत है या क्या सही है, तो ये बहुतत्ववादी जो है ये सही शब्द है। याद रखिएगा कि ये प्रयोजनवाद जो है यह मानता है कि संसार कैसा है? बहुतत्ववादी है। ठीक है, एक से अधिक क्या है? मैन्युअलिस्टिक कहा जाता है इसे, याद रखिएगा। तो ये है बहुतत्ववादी सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा एक और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए 4 लोगों का नाम जो प्रयोजनवाद को समर्थन करते हैं, तो उनका नाम बताइए मुझे जल्दी से। ये 4 लोग कौन कौन हैं? जॉन डेवी, सीलर, 2 हो गए, बाकी 2। सैंडर्स का नाम याद होगा, सैंडर्स पियर्स। ठीक है, और विलियम जेम्स। ठीक है, याद रखिएगा ये 4 नाम आपको याद रखना है, प्रयोजनवाद को मानने वाले या समर्थक का नाम। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है, याद रखिएगा। पहला है जॉन डेवी, दूसरा है सीलर, तीसरा है आपका चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स। ठीक है, ये 4 नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे जो है कल करेंगे अपन। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा हमारा प्रयोजनवाद, और प्रयोजनवाद के बाद जो है आज का टॉपिक, हालांकि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा आपको लेकर चलना था, जिसमें मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन, देखिए कल का जो टॉपिक होगा ना, वो यह बता देगा कि आप मूल सिद्धांत में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में क्या अंतर है। ठीक है, अगर आपने पहले का, अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर सिर्फ एक एक लाइन पर फैक्ट्स टू फैक्ट्स बात करूंगा मैं इसमें, ताकि आपको ज्यादा चीज समझ में आ जाएगा इस पर। ठीक है, दूसरा, शैक्षिक सिद्धांत तीनों में क्या अलगाव है, ये क्या मानता है शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार, उसका प्रकृतिवाद क्या मानता है और आपका प्रयोजनवाद क्या मानता है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य इन तीनों का क्या होगा। ठीक है, हम 3-3 लाइन में चीजों को कवर करेंगे। पाठ्यक्रम पर क्या भरोसा करते हैं ये लोग, ठीक है, यानी पाठ्यक्रम कैसा होगा, और उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण विधि। ठीक है, किसकी शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, और इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि अनुशासन के तत्व पर ये क्या विश्वास करते हैं, अनुशासन कैसी होनी चाहिए। अब जैसे प्रकृतिवाद ये बोलता है कि बच्चे को छोड़ दो, ठीक है, तो क्या अनुशासन पर संयमित है या अनुशासन जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि किस विचारधारा के अनुसार जो है प्रकृतिवाद या फिर स्वतंत्रतावाद को ज्यादा बल दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा बालक कैसा होना चाहिए इसमें, यानी बालक की अभिरुचि किस क्षेत्र में होनी चाहिए। ठीक है, और अंतिम तौर पर आप पढ़ेंगे शिक्षक क्या होनी चाहिए, यानी शिक्षक जो है कैसा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कल का टॉपिक रहेगा, और कल ही के टॉपिक में मैं आपको 20 क्वेश्चन से लेकर लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कल यहीं पर सॉल्व कराऊंगा।